हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि संपूर्ण विश्व में वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है। इस वैश्विक महामारी के दौर में सभी यानी शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा ऑनलाइन क्लासें लगाना संभव हुआ, ऑफलाइन क्लासें लगाना संभव नहीं हुआ। इसी कारण से मेहता कॉलेज की ये बहुत अच्छी पहल है कि इस पहल के तहत जो ऑनलाइन क्लासें लगाई जा रही हैं, मैं मानता हूँ मेरी निजी जानकारी के अनुसार कि प्रत्येक विद्यार्थी इस मेहता कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके जो इस कॉलेज के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप से जुड़ करके उसको इंस्टॉल करके और ये जो यूजफुल वीडियो, जो शैक्षिक वीडियो हैं, इस कॉलेज के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। संबंधित विषय अध्यापकों के द्वारा उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि हम बात करें वर्तमान समय में कि ये एक ऐसा दौर है प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता के दौर में यदि हम हमारे रेगुलर स्टडी से यदि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, यदि हम अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये यकीन मान के चलिए कि हम पूर्ण रूप से इस पढ़ाई से दिन प्रतिदिन हम दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि जो अन्य विद्यार्थी है, जो हमारा समकक्ष सहपाठी है, उसका हम सीटिंग, जो उसका टीचिंग सीटिंग है, हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारे से कितना ज़्यादा पढ़ रहा है, वो किस पोजीशन में, किस स्थिति में पढ़ रहा है। बल्कि हम अपने आप को घर पर एक शैक्षिक वातावरण तैयार करके और अपने आप को सुनियोजित तरीके से अपने आप को हम मेंटेन करते रहे। और मेंटेन करने का तरीका यही है, मुख्य रूप से हम बात करें कि इस महाविद्यालय के द्वारा एक सुनहरी पहल की गई है कि प्रत्येक विद्यार्थी को हम ऑफलाइन क्लासें तो उपलब्ध नहीं करवा सकते, लेकिन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से हमारे जो विद्वजन जो स्टाफ है महाविद्यालय का, उसके द्वारा हम जोड़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यानी अपने विषय के प्रति उपयोगी वीडियो प्रदान करते रहे। मुख्य रूप से हम बात करें कि जो हमारी एग्ज़ाम एजेंसी है राजस्थान विश्वविद्यालय, इस राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमारे को डिग्री प्रदान की जाती है, आज हम बात करते हैं यूजी स्ट्रीम की। तो यूजी स्ट्रीम में जो हमारे 10+2+3 ईयर का जो स्ट्रीम है, उसके हम अंतिम ईयर की बात करते हैं। जो हमारा अंतिम ईयर है बीए पार्ट 3rd ईयर, उसके यानी आज के 2 सत्र पहले राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो एशिया का भूगोल चला करता था, उस भूगोल के स्थान पर जो नया पेपर डाला है, उस पेपर का नाम है विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। यानी जो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी जो अप्लाई की गई है, जो चलाया गया है, जो मुहिम है, वो बहुत अच्छी मुहिम है। क्योंकि जो एशिया का भूगोल चला करता था, उस एशिया के भूगोल में मात्र विद्यार्थी एक संक्षिप्त विश्व के भाग का अध्ययन करके और अपने आप को एक अधूरा महसूस करता था। जो ये वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी चलाई है, जो बीए फाइनल ईयर में यानी प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में है। इसी के साथ साथ बात करें कि ये जो वर्ल्ड रीजनल शब्द आया है, इसका मीन्स है, इसका तात्पर्य है कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी जो शब्दावली है, वो सबसे पहले जो हमारे स्ट्रेबो महोदय थे, जो रोमन भूगोलवेता थे, उनके द्वारा सबसे पहले इस टर्मोलॉजी का प्रयोग किया गया था, इस शब्दावली का प्रयोग किया गया था। हम प्रत्येक महाद्वीप की जो टेरारन जो पैटर्न है, उस टेरारन पैटर्न के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रत्येक एक कॉन्टिनेंटल है, प्रत्येक एक महाद्वीप है, एक लिथोस्फीयर का भाग है, उसकी हम भौतिक विशेषताएं, उसकी हम आर्थिक विशेषताएं, उसकी हम सामाजिक विशेषताएं, उसकी हम सांस्कृतिक विशेषताएं, यानी उसके प्रत्येक पहलू पर हम फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड रीजनल शब्द आया है, उस वर्ल्ड रीजनल शब्द की मैं आपसे बात करूं कि एक महत्वपूर्ण ऐसी शब्दावली है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। जिस बीए हम 3rd ईयर की हम बात कर रहे हैं आपसे, जो हमारा अंतिम वर्ष है, जो हमारा
तृतीय वर्ष है, मुख्य रूप से मैं बात करूं, इस तृतीय वर्ष की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, वह तृतीय वर्ष में यानी जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, यदि मैं प्रथम प्रश्न पत्र की बात करूं तो प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में यानी विश्व का भूगोल है, जो प्रथम हमारा प्रश्न पत्र है वह प्रथम प्रश्न पत्र है विश्व का भूगोल, यानी विश्व का भूगोल, जिसमें विश्व के भूगोल में एक शब्द जोड़ा गया है, वह शब्द है प्रादेशिक विश्व का भूगोल। जो हमारा द्वितीय पेपर है, जो हमारा सेकंड पेपर है, यदि मैं सेकंड आपसे प्रश्न पत्र की बात करूं, द्वितीय प्रश्न पत्र की मैं आपसे बात करूं, तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वह है भारत का भूगोल, यानी वह हमारे पास में साबित होता है भारत का भूगोल। मैं मुख्य रूप से बात करूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं भारत के भूगोल की, जो द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में शामिल है। मुख्य रूप से अपन बात करें कि भारत का भूगोल या द्वितीय प्रश्न पत्र है, और इस शब्द के पहले यानी विश्व का भूगोल, इस शब्द के पहले हम जो बात कर रहे हैं, हम जो नई जो शब्दावली जोड़ने जा रहे हैं, वह हमारी मुख्य रूप से शब्दावली है प्रादेशिक शब्दावली, यानी हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक शब्दावली की। क्योंकि इससे पहले हम जो भूगोल पढ़ रहे थे, जो प्रतियोगिता लेवल पर हम भूगोल की बात कर रहे थे, वह भूगोल था विश्व का भूगोल। लेकिन हमारे यहाँ बीए पार्ट जो अंतिम ईयर है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक रीजनल शब्द जोड़ा गया है। रीजनल शब्द यानी क्षेत्रीय शब्द जोड़ा गया है। इस क्षेत्रीय शब्द के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं कि इसके जो प्रथम प्रश्न पत्र है, यदि मैं इसकी आपसे बात करूं तो ये प्रथम प्रश्न पत्र हमारा 3 खंडों में विभाजित है। इसके यदि मैं सेक्शंस की बात करूं, मैं इसके खंड की बात करूं, तो ये मुख्य रूप से कितने खंडों में विभाजित है? ये 3 खंडों में विभाजित है। और इन 3 खंडों की हम बात करते हैं। जो इसका पहला खंड आता है, यदि मैं इसके प्रथम खंड की बात करूं, तो प्रथम खंड में हम पढ़ेंगे यूरेशिया के बारे में। यानी प्रथम खंड में हम जो प्रादेशिक अध्ययन करेंगे, वह प्रादेशिक अध्ययन आता है हमारे पास में यूरेशिया, अर्थात मैं मुख्य रूप से बात करूं इस यूरेशिया की, तो इसमें एक तो पढ़ेंगे हम यूरोप महाद्वीप के बारे में, और दूसरा हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर कौन सा भाग, एशिया महाद्वीप का भाग आ जाएगा। इन दोनों को मिलाकर के जो हमारे पास में जो टर्मोलॉजी जो प्रयोग में आई है, जो शब्दावली को हम काम में ले रहे हैं, वह भाग है यूरेशिया का, जिसको हम यूरेशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। जो हमारे पास में द्वितीय खंड आता है, यानी जो सेकंड खंड है, इस सेकंड खंड की मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास में सेकंड खंड आता है जो बै खंड है। यानी मैं जिस बै खंड की आपसे बात कर रहा हूं, ये हमारे पास में खंड था ए खंड। इसमें मैं बात करूंगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, मैं दोनों की बात करूंगा। क्योंकि इन दोनों महाद्वीपों का हम क्या अध्ययन करेंगे, इनका हम क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास में जो प्रश्न पत्र है, उसका नाम ही हमारे पास में क्या है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, यानी रीजनल ज्योग्राफी है। इसका मतलब रीजनल ज्योग्राफी का मीन्स यही हो गया कि जिस प्रदेश के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उस प्रदेश के प्रत्येक पहलू को हम विस्तृत रूप से चर्चा करें, उसकी डिटेल से चर्चा करें, चाहे उसका इकोनॉमिक वो फैक्टर हो, चाहे उसका सोशल फैक्टर हो, चाहे उसका कल्चरल फैक्टर हो, चाहे उसका फिजिकल फैक्टर हो, जो भी उसका फैक्टर होता है, उस फैक्टर का हम विस्तृत रूप से प्रादेशिक चर्चा करेंगे। जो हमारे पास में इस प्रथम प्रश्न पत्र का जो खंड तृतीय आ रहा है, उस तृतीय खंड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस खंड को हम सह खंड के नाम से यानी जानते हैं। इस खंड में मैं पढ़ूंगा, एक तो
हमारा जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ हम पढ़ेंगे कौन सा, न्यूजीलैंड के बारे में, यानी हम एक न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से मैं आपसे बात करूं, विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है, इस विश्व के प्रादेशिक भूगोल में जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में चल रहा है, उस प्रथम प्रश्न पत्र के मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले जब भी किसी प्रश्न पत्र का स्ट्रीम तैयार किया जाता है, योजना तैयार की जाती है, तो सबसे पहले उस प्रश्न पत्र के सिलेबस ऑब्लिक पाठ्यक्रम, सबसे पहले उसके सिलेबस ऑब्लिक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। क्योंकि यदि किसी विषय का पाठ्यक्रम हमारे सामने नहीं होगा तो हमारा क्राइटेरिया वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे को निश्चित क्राइटेरिया उपलब्ध करवाया जाता है। उसी दायरे में रह करके, उसी सीमा में रह करके हम उस प्रश्न पत्र का जो अध्ययन करते हैं, उस प्रश्न पत्र के अध्ययन के बारे में जो विस्तृत जानकारी हम बच्चों के साथ जो क्लासों में उपलब्ध करवाते हैं, यानी जो हमारे एक सत्र भर का जो एक पहल होती है, एक प्रयास होता है, उस प्रयास की हम बात करें तो उस प्रयास को हम पाठ्यक्रम के माध्यम से जानते हैं। मुख्य रूप से बात करें कि पाठ्यक्रम एक ऐसा सब्जेक्ट है, पाठ्यक्रम एक ऐसा इशू है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसके बिना हम हमारे उस ईयर को, उस शैक्षणिक ईयर को गति नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती है, तो उस सीमा के बिना हम न तो आगे जा सकते हैं, न हम पीछे जा सकते हैं। ये मानना है जो लोग हमारे से पहले सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि जिन व्यक्तियों ने पाठ्यक्रम का गहराई से अध्ययन नहीं किया है, वह व्यक्ति हो सकता है कि सफल हुए हो, लेकिन उनको सफल होने में काफ़ी लंबा समय लगा है, उनको अपने मुकाम पर पहुंचने में काफ़ी लंबे समय लगा है। तो मैं सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी से यह पहल करूंगा कि वो सबसे पहले वो जिस स्ट्रीम और जिस ईयर में बैठे हैं, जिस वो वर्ष में बैठे हैं, इस डिग्री के, इस यूजी डिग्री के जिस वर्ष में बैठे हैं, उनको सबसे पहले भली भांति आपकी क्लासें स्टार्ट हो उससे पहले आपको पाठ्यक्रम से अवगत होना चाहिए। जब तक आप पाठ्यक्रम से अवगत नहीं होंगे तब तक हम हमारे शैक्षणिक ईयर के पूर्ण उस सत्र की ओर हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे जहाँ तक हमारे को जाना चाहिए था। क्योंकि पाठ्यक्रम एक ऐसा रेस होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें हमारे को रेस लगानी पड़ती है, जिसमें हमारे को दौड़ लगानी पड़ती है, जहाँ पर हमारे को पूर्ण एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और उस एफर्ट्स को हम एक निश्चित दायरे में ही लगा सकते हैं। जब हमारे पास में किसी प्रकार का दायरा नहीं है तो हम वहाँ पर उस रेस को विन नहीं कर सकते हैं। तो एक शैक्षणिक वर्ष की जो हमारी रेस होती है वह होती है कि संबंधित उस हमारे विषय का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बच्चों को हम शैक्षिक कार्य करवाते हैं। तो बच्चों की भी ये की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपना शैक्षणिक वर्ष जब स्टार्ट हो, सबसे पहले वह अपने पाठ्यक्रम से अवगत हो। तो हम जो ये प्रथम प्रश्न पत्र है, जो विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है, उसका ये जो पाठ्यक्रम है, इसको हम 3 खंडों में बांटते हैं। सबसे पहला हमारे पास में खंड आता है ए खंड, उसके बाद में हमारे पास में खंड आता है बे खंड, उसके बाद में थर्ड स्टेप पर हमारे पास में खंड आता है से खंड। जो हमारा प्रथम खंड है, उस प्रथम खंड में हमारे पास में आता है कि रीजनल स्टडी ऑफ यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण का मीन्स ऐसा होता है कि जब भी भूगोल के बारे में हम बात करते हैं तो हम भूगोल को 2 इशू बेस पर अध्ययन करते हैं। एक हम भूगोल का जो अध्ययन करते हैं, एक हमारा जो अध्ययन करने का तरीका है, एक तो है हमारा क्रमबद्ध भूगोल, जिसको हम व्यवस्थित भूगोल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो हमारा भूगोल का अध्ययन है प्रादेशिक ओब्लिक क्षेत्रीय, ओब्लिक जो हमारा अध्ययन है वह है क्षेत्रीय भूगोल। अर्थात
मैं ऐसे कहूँ कि मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, मान लीजिएगा एक तरफ तो हमने रख रखा है विश्व, जहाँ हमने क्रमबद्धता की बात की, जहाँ हमने व्यवस्थित भूगोल की बात की, सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे पास में जो टर्मोलॉजी आ रही है वह आ रहा है रीजनल या कोरोलॉजिकल, अर्थात क्षेत्रीय ओब्लिक प्रादेशिक भूगोल। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि विश्व का एक ऐसा खंड, विश्व का एक ऐसा पार्ट्स जो विश्व से तो संबद्ध है लेकिन संपूर्ण विश्व की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपसे, मैं भारत, ये हमारे पास में दूसरा एक भाग आता है। यदि मैं विश्व स्तर पर मैं किसी तत्व को सामने रखता हूँ आपके सामने, तो मान लीजिएगा कि मैंने विश्व के सामने कोई भी ऐसा फैक्टर रखा, जैसे भौतिक प्रदेश के बारे में मैं आपसे जिक्र करूं और मैं ये कहूं कि संपूर्ण विश्व को हम भौतिक प्रदेशों के आधार पर इस प्रकार से हम आगे यानी सब्जेक्ट को गति दे सकते हैं। इसका मतलब मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं आपसे, न कि मैं किसी प्रदेश की बात कर रहा हूं, न प्रदेश के मैं किसी यानी छोटे हिस्से की बात कर रहा हूं। मैं मात्र ऐसा ही कहना चाह रहा हूं कि विश्व के भौतिक प्रदेश, तो मैं संपूर्ण विश्व की जहाँ पर मैं बात करूँगा तो मैं संपूर्ण महाद्वीपों की आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें आप मान लीजिएगा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, अंटार्कटिका है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। मैं मुख्य रूप से आपसे बात करूँ, इसमें मैं संपूर्ण विश्व के भौतिक प्रदेश की जो मैं जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा आपको बताने का तरीका इंटीग्रेटेड है, समग्र है। मैंने किसी एक छोटी यूनिट की बात नहीं की है, मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की है। मैं सेकंड स्टेप पर आता हूँ, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भूगोल। प्रादेशिक है, मैं क्षेत्रीय भूगोल की बात करूँ तो मान लीजिएगा मैंने विश्व से एक देश को उठाया, एक प्रदेश को उठाया और वो प्रदेश के रूप में आपके सामने शामिल है इंडिया। मान लीजिएगा मैं दूसरी तरफ मेरे पास में फैक्टर सेम है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट्स में मैंने कोई अंतर नहीं किया है, तो मैं यहाँ भी जो आपके सामने जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं पेश करने जा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं कौन सी शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं भौतिक प्रदेश की शब्दावली का ही प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन पहले वाले टर्म की तुलना में जो मेरा दूसरा वाला टर्म है, उस दूसरे वाले टर्म का जो मेरा दायरा है, जो मेरा एरिया है, जो मेरा क्षेत्रफल है, वह छोटा है। वो छोटे दायरे की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास में अब जो क्राइटेरिया आया है वो आया है एकमात्र भारत। मैं मात्र भारत के बारे में ही आपसे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। यहाँ मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा था, तो यहाँ मैं क्रमबद्ध भूगोल या व्यवस्थित सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की बात कर रहा था, तो मैं विश्व के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहा था। मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भारत के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। यानी मैंने विश्व के एक किसी यूनिट को काटा और काट करके मैंने वहाँ से किसी एक फैक्टर को उठा लिया। वो फैक्टर भौतिक हो सकता है, वह फैक्टर सामाजिक हो सकता है, वो फैक्टर कल्चरल यानी सांस्कृतिक हो सकता है, वह फैक्टर कृषि से संबंधित हो सकता है, वह फैक्टर लिव स्टॉक अर्थात पशुधन से संबंधित हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास में फैक्टर ऑल ओवर वर्ल्ड का नहीं है। वर्ल्ड के एक छोटे से भाग जिस प्रदेश का मैंने निकाला वो था इंडिया। तो मैं यहाँ इंडिया के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं विश्व के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। तो मूल रूप से यहाँ पर समझाने का तथ्य यह है, निष्कर्ष यह निकल के आता है यहाँ पर कि मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँ कि एक किसी तत्व को सामने रख करके विश्व मानचित्र पर उसको अप्लाई करना, यदि मैं उस तत्व को विश्व स्तर पर अप्लाई करता हूँ तो वह क्रमबद्ध भूगोल या व्यवस्थित भूगोल कहलाएगा। यदि मैं संपूर्ण विश्व के किसी एक प्रदेश को मैं अलग से निकाल लेता हूँ और उसके किसी में तत्व के बारे में बात करता हूँ, जैसे मैंने विश्व से एक छोटा सा प्रदेश निकाला जो एशिया महाद्वीप में
अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को कायम किए हुए महत्वपूर्ण स्थिति को रखता है, वह है इंडिया। मैंने इंडिया को निकाला और मैंने दोनों का जो फैक्टर था, जो एलिमेंट्स था, जो तत्व था, यहाँ भी मैंने भौतिक प्रदेशों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ भी भौतिक प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। यदि मैं इस रूप में आपसे बात करूं, यदि मैं इस रूप में आपसे बात करूं, जो मैंने सेकंड फेज में लिया था, जो मैंने सेकंड फेज में लिया है, यानी मैंने सेकंड फेज में जो लिया है वह लिया है भारत। यदि मैं भारत के संदर्भ में आपसे बात करूं, तो भारत के संदर्भ में जो अध्ययन कर रहा हूं वह अध्ययन कहलाएगा प्रादेशिक भूगोल। मैं उसको प्रादेशिक भूगोल के नाम से संबोधित करूंगा। अर्थात आज हम उसी पेपर की बात करने जा रहे हैं जिस पेपर को राजस्थान विश्वविद्यालय ने प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में बीए तृतीय वर्ष में इसको चला रखा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस प्रथम प्रश्न पत्र के उस पाठ्यक्रम की, जो पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय ने निर्धारित कर रखा है। यानी उस निर्धारित पाठ्यक्रम की बात करें तो अभी मैंने आपको यही बताया था कि इसमें 3 खंड हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, अर्थात ए खंड, ब खंड, श खंड। ये 3 खंड हैं। जो हमारा प्रथम खंड है, जिस प्रथम खंड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यदि मैं आपसे प्रथम खंड की बात करूं, तो प्रथम खंड के बारे में अभी भी मैंने आपको यही बताया था कि जो हमारा प्रथम खंड है वह प्रथम खंड है, एक तरफ तो हम अध्ययन करेंगे किसका, एशिया का, और हम दूसरी तरफ अध्ययन करेंगे किसका, यूरोप महाद्वीप का। अब हमारे को इस प्रथम खंड का जो अध्ययन करना है, एक तो एशिया का प्रादेशिक अध्ययन करना है, एक यूरोप का प्रादेशिक अध्ययन करना है। इसका मतलब मैं यदि दोनों का अलग अलग अध्ययन कर रहा हूँ, यानी मैं दोनों का अलग अलग अध्ययन कर रहा हूँ और अलग अलग में भी वहाँ पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कंडीशंस, जैसे फिजिकल कंडीशन, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे परिवहन संबंधी, जैसे आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे सामाजिक गतिविधियाँ, और जैसे और अन्य प्रकार की गतिविधियाँ, यदि मैं उन सब के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं उन सब के बारे में आपसे जिक्र करूँ तो उस अध्ययन को हम कहते हैं रीजनल स्टडी। इसका मतलब रीजनल स्टडी की हम बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की और दूसरी तरफ हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। हम सबसे पहले प्रादेशिक अध्ययन में यदि मैं एशिया महाद्वीप को यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहूँ आपसे, तो हम सबसे पहले जब भी किसी हम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसके सामान्य परिचय की बात करते हैं। यानी उस विषय का सामान्य परिचय क्या है, उसका सामान्य परिचय क्या है। इसका मतलब सामान्य परिचय किसका, उस विषय का, जिस विषय के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मान लीजिएगा उस विषय के हम सामान्य परिचय के बारे में आपसे बात करें तो सामान्य परिचय इसका यह है कि सबसे पहले उस प्रदेश के जो स्थलाकृतिक कारक हैं, यानी जो वहाँ का भौतिक स्वरूप है, उस मैं भौतिक स्वरूप की आपसे बात करूँगा। यानी वहाँ का भौतिक स्वरूप, यानी वहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। अब हम यहाँ पर भौतिक स्वरूप की बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे उस प्रदेश के कौन से प्रदेश, भौतिक प्रदेश, यानी उस महाद्वीप के यानी भौतिक प्रदेशों का विभाजन। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम उस प्रदेश के ड्रेनेज की बात कर लेंगे, वहाँ के हम अपवाह की बात कर लेंगे। यदि हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, अपवाह के साथ साथ यदि हम आगे चलते हैं तो हम आगे शामिल करेंगे इसी अपवाह के बाद में जो हमारा नया टॉपिक बनता है वह बनता है हमारा किसका, जलवायु का टॉपिक बनता है। हम जलवायु के टॉपिक की बात करेंगे। इसके आगे फिर हम टॉपिक को गति देते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम बात कर लेंगे कि वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति का क्या स्वरूप है, यानी नेचुरल वेजिटेशन का क्या स्वरूप है। इसी टॉपिक को फिर हम आगे बढ़ाते हैं।
तो उस प्रदेश में पाए जाने वाले मिट्टी के विभिन्न प्रकार यानी वहाँ की मृदाओं की बात कर लेंगे। मुख्य रूप से हम बात करें इन सबको जो हमने शामिल किया, यह कारक हमारे पास में फिजिकल स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, भौतिक स्वरूप में आ रहे हैं। वहाँ के भौतिक प्रदेश हैं, वहाँ का ड्रेनेज है, वहाँ के क्लाइमेट है, वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन है और वहाँ की सोइल्स है, वहाँ की मृदाएँ हैं। यानी भौतिक स्वरूप का मीन्स होता है कि ऐसे कारक जिनको बनाने में, जिनको बनने में योगदान पूर्ण रूप से प्रकृति का होता है। मानव यानी मुख्य रूप से उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन आंशिक परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, जैसा वहाँ का यानी जलवायु होती है, जैसे वहाँ के प्राकृतिक वनस्पति होती है, जैसे वहाँ के भौतिक प्रदेश होते हैं। यदि हम आर्थिक बिंदु की बात करें, यदि हम वहाँ के आर्थिक बिंदु की बात करते हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, तो मैं अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से बात करूँगा उस प्रदेश की या उस महाद्वीप की, किसके बारे में? कृषि के बारे में, कि वहाँ की कृषि का पैटर्न क्या है, वहाँ की एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या है। इसके अलावा मैं बात करूँगा लिव स्टॉक की, यानी मैं बात करूँगा पशुपालन की, कि वहाँ का कौन सा प्रकार का पशुपालन होता है, क्या वाणिज्यिक स्तर पर होता है, क्या एक निर्वाह के लिए ही वहाँ के लोग पशुपालन करते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँगा आपसे परिवहन की। इसके अलावा परिवहन व मैं यहाँ पर आपसे बात कर लूँगा संचार की। मैं यहीं पर इन दोनों की ही बात कर लूँगा। एक तो अपने बात करेंगे कृषि की, एक बात करेंगे पशुपालन की, एक बात करेंगे परिवहन की और एक बात करेंगे आपसे संचार की। तो मुख्य रूप से ये यहाँ आर्थिक गतिविधियों में शामिल होता है। मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो इसी प्रकार से हम बात करें उस प्रदेश की, वहाँ पर यदि मैं सामाजिक फैक्टर की बात करूँ, यदि मैं सामाजिक कारक की बात करता हूँ, तो सामाजिक जो कारक होता है, इस सामाजिक कारक में मैं यहाँ पर बात कर लूँगा किसकी? उस प्रदेश की जनसंख्या की, उस प्रदेश की या उस महाद्वीप की जनसंख्या की, कि वहाँ का जनसंख्या का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है। यानी मीन्स वहाँ की जनसंख्या की डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्टिव कारक, प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से कारक हैं, क्या वो महाद्वीप, क्या वो प्रदेश जनसंख्या के मामले में कितना समृद्ध है। समृद्ध है तो ऐसे कौन से कारक हैं जो अपने आप को वहाँ पर वो जनसंख्या ग्रोथ करने के लिए अपना डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्य रूप से हम बात करें इसके अलावा इसी महाद्वीप की यदि मैं आपसे बात करूं, एशिया महाद्वीप के बारे में यदि मैं बात करूं, तो एशिया का क्षेत्रीय अध्ययन यानी एशिया की, मैं रीजनल स्टडी की आप लोगों से बात करूं कि एशिया महाद्वीप की रीजनल स्टडी क्या है। यदि रीजनल स्टडी के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप का दक्षिण व दक्षिण पूर्व भाग और एशिया महाद्वीप का दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग। यानी विशेष रूप से हम बात करें आपसे तो यहाँ एशिया महाद्वीप की हम क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे, इस महाद्वीप का भी हम क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे। कैसे करेंगे? एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग और एशिया महाद्वीप का दक्षिण पश्चिम भाग, यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम महाद्वीप के देशों के बारे में और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व देशों के बारे में। यानी एक यूनिट जो हमारा खंड ए है, जो हमारा प्रथम खंड है, उस प्रथम खंड को जो हम यूरेशिया कह रहे थे, तो यूरेशिया कहने के पीछे जो हमारा कारक था वह हमारा कारक यह था कि वह एशिया और यूरोप से बना है। जब यूरोप और एशिया से बना है तो हम सेम जो हमने यहाँ पर बिंदु डाले हैं, जैसे भौतिक प्रदेश हैं या स्थलाकृतिक प्रदेश हैं, अपवाह है, यहाँ की जलवायु है, यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति हैं, यहाँ की मृदाएँ हैं, यहाँ कृषि है एशिया महाद्वीप में,
एशिया महाद्वीप में पशुपालन है, एशिया महाद्वीप में परिवहन है, एशिया महाद्वीप में संचार है, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या है और इसी के साथ साथ एशिया महाद्वीप के ही दक्षिण पूर्व में स्थित देश और एशिया महाद्वीप के ही दक्षिण पश्चिम में स्थित देश